फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हुई। अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच हुई प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्राओं में लेन देन को बढ़ावा देने समेत 3 अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यूएई यात्रा को बताया सार्थक। कहा, दोनों देश पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर मिलकर कर रहे हैं काम। COP28 की अध्यक्षता के लिए यूएई को भारत के पूर्ण समर्थन का दिया आश्वासन। थाईलैंड दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में होंगे शामिल। विदेश मंत्री ने कल शाम बैंकॉक में भारतवंशियों के साथ किया था संवाद। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की करेंगे शुरुआत। नड्डा एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से राजधानी में बाढ़ के हालात पर की बात। वहीं घटते जलस्तर के बावजूद यमुना नदी अभी भी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कुछ क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट। और चेक खिलाड़ी मार्केटा वोड्रासोवा बनी विंबलडन की नई महिला एकल चैंपियन। ट्यूनीशिया खिलाड़ी ओन्स जब्योर को हराकर जीता विंबलडन का पहला खिताब। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रांस और यूएई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेश वापसी हो गई है। अपने यूएई दौरे पर प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मुलाकात की और संबंधों को मजबूती प्रदान की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का भी दौरा किया, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के संक्षिप्त दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया। में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी के लिए भी यूएई की सराहना की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया।
जिसमें सीमा पार लेन देन के लिए INR और AED के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। हम भारत के UPI और UAE के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी UAE में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवन उदाहरण है। पीएम मोदी के इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक समझौता भी किया है। Indian Institute of Technology, Delhi, setting up a unit, setting up a campus in UAE. This is important not just from the perspective of our bilateral cooperation in the field of education, but it is also very significant in terms of bringing together the people-to-people ties, strengthening them further. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 और ग्रुप CEO ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, मिशन लाइफ और सतत विकास के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा पर अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना से यमुना नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने को लेकर बात की। दिल्ली के LG ने ट्वीट कर बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेश पहुंचते ही फोन कर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा लिया और किए जा रहे संबंधित प्रयासों की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुनः केंद्र की सहायता एवं सहयोग से दिल्ली वासियों के हित में हर संभव कार्य करने के निर्देश दिए। दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली स्थित गाजियाबाद और नोएडा के भी कुछ इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है। हालांकि यमुना के जल स्तर में लगातार कमी का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिन बरसात का अनुमान लगाया है। इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। NDRF और सेना के जवान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पानी भर जाने की वजह से रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्सों में यातायात प्रतिबंधित किया गया। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगी हुई है। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की वजह से NDMC सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने से मजनू का टीले से कश्मीरी गेट तक सड़क की स्थिति में सुधार हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद इस इलाके की सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया था। चंद्रशेखर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ पुरानी दिल्ली पे मौजूद हैं, तो साथ ही साथ गिरीश निशाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ITO पर वो मौजूद हैं। चंद्रशेखर, आपके पास चलते हैं। इस वक्त मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग की ओर से बारिश का अनुमान जताया गया। ऐसे में अगर हम बाढ़ की स्थिति की बात करें, जल जमाव की स्थिति की बात करें, तो क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्या स्थिति है?
जहाँ तक आपने बारिश की बात की तो अब बादल जो हैं जया वो अब बनने लगे हैं। अब ऐसा अनुमान है कि जो अनुमान लगाया जा रहा था जिसपे 5 दिनों तक लगातार जो बारिश का वो हो सकता है कि बारिश कुछ समय बाद होनी शुरू भी हो जाए या कुछ इलाकों में। ये एक अलग बात हुई। और दूसरी तरफ जो आपने फ्लड को लेकर के कहा है, तो मैं जैसे अभी राजघाट की तरफ खड़ा हूं, मैं आपको दिखाऊं कि कल यहाँ पर जो पानी था, ये जो निशान आप देख रहे होंगे, ये निशान तक ये कल पानी था और आज ये पानी काफी लेवल तक कम हुआ है। और इसका रीजन ये है कि यहाँ पर मोटर के जरिए इस पानी को जहाँ का जो नाला है उसकी तरफ प्रवाहित किया जा रहा है और वो कोशिश की जा रही थी कि इस पानी को यहाँ से कम किया जा सके। पुरानी दिल्ली की तरफ भी जो कश्मीरी गेट की तरफ जो रास्ता जाता है ITO से होते हुए, वहां भी कोशिश की गई कि मोटर के जरिए पानी को जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सके या वहां से निकाला जा सके, क्योंकि जल जमाव की स्थिति है और काफी गंदगी भी उसमें तैर रही है और ऐसे में काफी सारे जो पानी है वो काफी खतरनाक साबित हो सकता है और बीमारियों को लेकर के भी उसमें काफी संजीदा वो पानी नजर आता है। अब ऐसे में जया के 3 से 4 दिन ऐसा लगता है कि यह स्थिति कमोवेश बनी रह सकती है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर मौजूद है और इसको निकालने में इतना समय लग सकता है। और दूसरी स्थिति यह है कि अगर बारिश होती है तो बारिश की वजह से भी ये पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा जमेगा और इसलिए जरूरी है कि इस पानी को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जा सके। इसके लिए मैंने आपको कहा कि प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक शेल्टर होम है वहां पर भी सुविधाएं जो हैं वो देने का प्रयास हो रहा है। कई सारी मेडिकल टीम हम लोगों ने यहाँ पे देखी है, खाने की व्यवस्था की गई है, टेंट भी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि लोग वहां पर रह सकें, गुजर बसर कर सकें। ये वो लोग हैं जो कि फ्लड एरिया के दौरान रहते हैं, उन लोगों को वहां से निकाल करके स्थानांतरित जो किया गया था उन लोगों को देखा जा रहा है और जिन घरों में पानी घुस गया था उनको भी स्थानांतरित किया गया था, तो उनकी भी व्यवस्था की गई है उस तरीके से। और ये स्थिति जहां तक है अभी लगता है जया कुछ समय तक रहने वाली है। बिल्कुल, गिरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश ITO पर मौजूद हैं। गिरीश, अभी भी हम आपकी तस्वीरों में देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है और उसी के बीच जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर चलता नजर आ रहा है। तो क्या इस वक्त स्थिति है, सबसे व्यस्तम इलाकों में से है ITO, और साथ ही साथ क्या कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं? जो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से वो इलाके हैं जहाँ पर अभी भी स्थिति मुश्किल बनी हुई है? देखिए जया, दिल्ली की अगर बात की जाए तो हालांकि जब यमुना नदी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा था तो कई मार्गों को बंद कर दिया गया था। जो मेरे पीछे आपको ये रास्ता दिखाई दे रहा है, ये ITO है। ITO से विकास मार्ग की ओर ये जाने वाला रास्ता है और इसे भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हालांकि कल जो तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है, उसने एक बार फिर से जो ITO पर पानी को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि यहाँ पहले भी पानी था, लेकिन लगातार जिस तरह से यमुना में जल स्तर घट रहा है उससे थोड़ी राहत भरी बात जरूर है। लेकिन मैं अपने कैमरा सहयोगी राजेश से कहूँगा कि वे दृश्य दिखाएं जहाँ पर ये वाला रास्ता पूरी तरह से जो है बंद किया हुआ था। अब लेकिन इसे खोल दिया गया है, इस पे आवाजाही आरंभ हो गई है वाहनों की। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वाहन जा रहे हैं। अब ITO से विकास मार्ग का ये रास्ता है, इस पर वाहन चलने लगे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी तरह से बंद कर दिया था इस रोड को, फिलहाल लोगों को थोड़ी राहत है। जल भराव जरूर हो रखा है और कल जो बारिश हुई है उसने भी कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी का सामना जरूर उठाना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन राहत वाली बात यह है कि ज़्यादातर रास्तों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी परेशानी का सामना लोगों को इसी तरह से करना पड़ेगा। लेकिन अगर यमुना नदी के जल स्तर की बात की जाए जया, तो करीब 2.5 मीटर जो वाटर लेवल है दिल्ली में पहले से कम हुआ है। जहां 208.66 मीटर पर यमुना नदी बह रही थी, वो यमुना नदी आज 206.14 मीटर पर पहुंच गई है। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ी राहत जलस्तर के हिसाब से हुई है, लेकिन जो जल जमाव है वो कम नहीं हुआ है। चंद्रशेखर, जिस तरह से अनुमान जताया गया है कि बारिश अभी और भी हो सकती है, ऐसे में क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की जल निकासी को लेकर? साथ ही साथ जो राहत शिविर में लोग रह रहे हैं उनकी भी यहाँ पर शिकायतें काफ़ी आ रही हैं कि कई राहत शिविरों में भी पानी घुसता हुआ है और वहाँ पर भी इसकी भी खबरें आ रही कि वहाँ पर जिस तरह से फैसिलिटीज़ दी गई हैं प्रशासन की ओर से वो भी उतनी पर्याप्त नहीं है।
अमूमन ये देखा जाता है कि कई सारी पॉकेट्स में यहाँ पर लोगों को रखा गया है और वहां पर जिस प्रकार से जिस स्पीड से सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उस स्पीड से अभी तक उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में हमने देखा कि सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन काफी सारी जगह ऐसी भी हैं जहां पर अभी तक इंतजार इस चीज का है कि वो उन तक सुविधाएं पहुंची। दूसरी तरफ एक चीज का ध्यान मैं और देना चाहूंगा जया कि एक रिपोर्ट भी कुछ दिनों पहले चल रही थी कि ये जो मार्केट है जितने भी, चाहे वो कश्मीरी गेट की मार्केट हो या फिर वो जो वहां पे तिब्बत बाजार लगता है उसकी जो मार्केट हो, ये तमाम मार्केट को देखते हुए ये एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 200 करोड़ के आसपास का जो है वो एक नुकसान जो है ट्रेडर्स को बाढ़ की वजह से भी हुआ है। तो ये चीजें जो हैं अभी परेशानी का सबब बनी हुई हैं और जैसे जैसे ये रूट खुलेगा, क्योंकि जिस रूट पे मैं खड़ा हूं राजघाट से ये कश्मीरी गेट की तरफ ये रूट जाता है और बहुत प्रेस्टिजियस रूट माना जाता है, दिल्ली का 0 पॉइंट है ये, और यहां से लगातार आवाजाही जो ट्रैफिक की होती है तो वो भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनी हुई है। और कई सारे रोड जो हैं खोले तो गए हैं लेकिन पॉकेट्स में पानी वहां पर भी भरा हुआ है, जिसके कारण से ये समस्याएं आ रही हैं। और कई सारी हमने देखा कि कोई जो डेली यूज के सामान है उनके ट्रक्स भी कई जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि वहां पर पानी वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा थी तो वो उनको डायवर्जन दिया गया था। और तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर के इलाके हैं यहाँ पर भी भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक है, तो इसको लेकर के भी कभी कभी काफी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल गिरीश, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में दिल्ली के कई जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी बंद कर दिए गए हैं बाढ़ की वजह से। कई इलाकों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, ऑफिस में पानी की बहुत भारी किल्लत हो रही है। इसको लेकर कुछ है अपडेट? कब तक ये जो पूरी सिचुएशन है वो संभलती नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ा उसने कहीं ना कहीं जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं वहाँ भी पानी घुस गया। और हालांकि दिल्ली सरकार का ये कहना था कि वहाँ पर उनकी जो मशीन है वो ख़राब हो गई हैं, उसकी वजह से जो है वाटर लेवल बढ़ने की वजह से ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से जो जल संयंत्र, उपचार संयंत्र है उसको वहाँ पर थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसको लेकर दिल्ली भाजपा ने जो केजरीवाल सरकार है इसको घेरने का पूरी कोशिश की और उसको कहा कि क्या मशीनें क्या घटिया किस्म की लगाई गई थी, क्या मोटर जो है घटिया किस्म की लगाई गई थी। तो इस पर भी एक सवाल दिल्ली सरकार पर जरूर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से कई इलाकों में आज जल बाधित हो रहा है, पेयजल की कुछ जगह पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उनकी तरफ से विशेष निर्देश है कि दिल्ली की जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके खासतौर पर सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं। हालांकि वो तमाम जो निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है, चाहे वो जो लोग कैंप में रह रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था हो या उनकी दवाइयों की बात हो, और जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि डीडीएमए के जो चेयरमैन हैं उनके निर्देश के बाद जो प्रशासन है वो सक्रिय होता हुआ नजर भी आया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए गिरीश और चंद्रशेखर जो हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली में अभी भी कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति है, ट्रैफिक जैम है, कई इलाकों में भारी पीने के पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं कब तक राहत मिल पाती है दिल्ली वासियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ बात करें तो मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में धीरे धीरे कमी आएगी। पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि की संभावना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थाईलैंड के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल शाम बैंकॉक में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और थाईलैंड के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारी पर बात की। बातचीत में भारत थाईलैंड रिश्तों में भारतीय समुदाय की महत्ता पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की लुक ईस्ट नीति और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक हैं, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति इन रिश्तों को और मजबूत कर रही है।
साथ ही उन्होंने बताया कि बिम्स्टेक और मैकोंग गंगा सहयोग संबंधों को गहरा करने के हमारे निरंतर प्रयासों को दिखाते हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते आदान प्रदान के अलावा बातचीत के दौरान भारत और भारतीय समुदाय के लिए अमृतकाल की महत्ता पर भी बात की गई। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर कल बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 अगस्त तक चलने वाला नहीं सहेगा राजस्थान अभियान गहलोत सरकार की लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बनेगा। इस दौरान आंदोलन से जुड़े ऑडियो, वीडियो और पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। ये अभियान जयपुर से शुरू होकर प्रत्येक विधानसभा स्तर तक किया जाएगा। साथ ही जेपी नड्डा विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इसके बाद पार्टी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएससी कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन करने की योजना है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। और दिल्ली के द्वारका के सेक्टर 23 में भरे पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों युवक फुटबॉल खेलने घर से निकले थे। लड़कों ने फुटबॉल खेलने के बाद निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के अंदर बने पानी के गड्ढे में वो कूद गए। नहाने के दौरान तीनों लड़कों की मौत हो गई। एक पीसीआर कॉल के द्वारा सूचना मिली कि 3 लड़के जो हैं किसी वाटर बॉडी में ड्राउन हो गए हैं। जब टीम्स वहाँ पहुंचे तो ये पता चला कि 4 लड़के सेक्टर 19 में एक ग्राउंड में फुटबॉल खेल के अपने घर की तरफ वापस जा रहे थे, जो गोयला डेरी और उस साइड रहने वाले हैं। रास्ते में सेक्टर 24 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन गोल्फ कोर्स है। ये लड़के जो है जो अभी तक से इंक्वायरी से निकल के आया कि लड़के तो दीवार कूद के उस गोल्फ कोर्स के अंदर चले गए और अंडर कंस्ट्रक्शन गोल्फ कोर्स है, उसमें वाटर ऑब्स्टिकल वाटर पिट बना हुआ था। उनमें से 3 लड़के उस वाटर पिट में गए और अनफॉर्चुनेटली ड्राउनिंग से उनका डेथ हो गया। तो बेहद दुखद घटना है यहाँ पर। और गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के गांधीनगर में G20 के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का औपचारिक उद्घाटन कल किया जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं बैठक के इतर आज उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास, हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टर्स डायलॉग समेत बुनियादी ढांचे में निवेश से संबंधित कई अहम सत्र आयोजित किए जाएंगे। 2 दिवसीय बैठक में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक स्थायी वित्त पोषण तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और गवर्नरों, डिप्टी गवर्नर, मंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित कई प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा गुजरात की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। गुजरात की संस्कृति से भी वो रूबरू होते नजर आएंगे इस बैठक में। तो भारत की G20 की अध्यक्षता में कर्नाटक में हम्पी में चल रही तीसरी शेरपा बैठक का आज आखिरी दिन है। तीसरी शेरपा बैठक में सह निर्माण और समावेशी विकास के महत्व पर जोर दिया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श और द्विपक्षीय चर्चाएं हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि हम्पी में चल रहा विचार विमर्श एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर भारत के महत्वाकांक्षी प्रस्तावों को G20 देशों से रचनात्मक और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान मसौदा दस्तावेज पर अंतिम विचार किया जाएगा। वहीं G20 सदस्य देशों ने अफ्रीकी संघ के देशों को G20 फोरम का स्थायी सदस्य बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव का समर्थन किया है। G20 सदस्य देशों के शीर्ष वार्ताकारों, आमंत्रित देशों और विभिन्न प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने प्रमुख प्रस्तावों और वैश्विक एजेंडे को अंतिम रूप देने पर चर्चा की। अमिताभ कांत ने कहा कि हम्पी में आयोजित G20 शेरपा की बैठक देश के प्राचीन और समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाने के लिए अहम साबित होगी।
और दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। साथ ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सून युक ईओल ने यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता पहुंचाने की भी बात कही है। और खबरों में आगे बढ़े, बात करें विंबलडन की, तो विंबलडन को नई महिला चैंपियन मिल गई है। चेक खिलाड़ी मार्केता वोंड्राओसोवा ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। पहली बार प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंची गैर वरीयता प्राप्त मार्केता ने छठी वरीयता प्राप्त टूनिशिया की ओस जब्यूर को 6-4, 6-4 के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं आज सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज आज पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। जोकोविच 8वीं बार विंबलडन जीतने से महज एक कदम दूर है। 36 वर्षीय जोकोविच लगातार 5वें विंबलडन फाइनल में उतरेंगे। अगर जोकोविच रविवार को चैंपियन बन जाते हैं तो वे रॉजर फेडरर के 8 विंबलडन खिताब की बराबरी कर लेंगे। तो सभी को इंतजार है इस रोमांचक मुकाबले का। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।